Hello guys, today is 28th June. We have the newspaper. Let us go through the headlines and this video will be a level 2 video. So those of you who can understand, please watch the video. And before I start further, please have your pen and paper. Please write down the words which I explain and try to look for it in the dictionary. Okay? So let me first go ahead and read this news for you. Reliance is debt free after 1.69 lakh crore raised from global investors. देखो, रिलायंस जो है वो डेप्ट फ्री हो गया किस चीज़ के बाद? आफ्टर रेजिंग मतलब कभी कभी जब आप चंदा इकट्ठा करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, तो आप उसको बोलते हैं रेज करना. सो रेज का एक और यूज़ है. रेज का मतलब पैसे इकट्ठा कर रहे हैं. तो 1.69 लाख करोड़ रेज किया इसने, इकट्ठा किया. किससे? ग्लोबल इन्वेस्टर्स से. पूरे दुनिया में जितने भी लोग इसको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते थे उनसे ये किया. लुक एट द सेकेंड हेडलाइन. And friends, let me tell you that I will discuss some headlines, the editorial page, and I will tell you about a very good book about the India-China War 1967. So keep watching. आप ये देखो दूसरा न्यूज़ क्या बोल रहा है. बीजिंग स्ट्रेन मे हैव कम फ्रॉम यूरोप. स्ट्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जब कोई बहुत छोटा सा अंश हो तो उसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं. एक स्ट्रेन और होता है जब खिंचाव आता है. सो यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे है किसी चीज़ का छोटा सा अंश. आप ज़रा ये चीज़ देखो. साइबर अटैक्स ऑस्ट्रेलिया सस्पेक्ट्स चाइना. ओके, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं. अ सोफिस्टिकेटेड स्टेट बेस्ड एक्टर इन्वॉल्व्ड सेज प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं कि एक सोफिस्टिकेटेड स्टेट बेस्ड एक्टर है. सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखते हैं कि सोफिस्टिकेटेड वो चीज़ होता है जो जिसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी यूज़ होती है, लेकिन अगर आप उसका ध्यान ना रखो तो तुरंत ख़राब भी हो जाता है, डिसफंक्शनल भी हो जाता है. जैसे ट्रैक्टर इज़ नॉट ए सोफिस्टिकेटेड मशीन. आप इसको कहीं भी छोड़ दो, कार सोफिस्टिकेटेड मशीन नहीं है, लेकिन आपका जो लैपटॉप है ये एक सोफिस्टिकेटेड मशीन है. ठीक है. तो उसी तरह लोग भी सोफिस्टिकेटेड होते हैं. वैसे लोग जो जिनके शौक़ काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब जो नवाब के टाइप होते हैं, सोफिस्टिकेटेड लोग. सो आप इसको प्लीज़ डिक्शनरी में देख लेना कि सोफिस्टिकेटेड का क्या क्या यूज़ है. ओके, लेट मी मूव टू द सेकंड हेडलाइन विच आई वांट टू डिस्कस विद यू. लुक एट दिस हेडलाइन. इट सेज मैपिंग चाइनाज लार्ज इकोनॉमिक फुटप्रिंट इन इंडिया. फुटप्रिंट का मैं मतलब आपको बता चुका हूँ, प्रेजेंस, उपस्थिति. तो इंडिया में चाइना का इकोनॉमिक उपस्थिति बहुत क्लियरली विजिबल है, विविड है. तो चाइना का जो लार्ज इकोनॉमिक फुटप्रिंट है इंडिया में, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? मैप कर रहे हैं. मतलब जिस तरीके से आप किसी जगह को मैप पे दिखा रहे हैं उसी तरीके से आप मैप करने की कोशिश कर रहे हैं. किस एरिया में कितना है, किस एरिया में कितने बिलियन डॉलर्स का है, ठीक है, कौन से एरिया में हम कम कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें होती हैं मैपिंग का पार्ट. ओके, सो देयर इज़ नथिंग मोर ऑन पेज नंबर 2. लेट मी मूव टू पेज नंबर 3. Okay, so here I go. Page number 3, page number 4 it will be. So let me go ahead and let me show you what is there on page number 4, and then we will very quickly move to the editorial page. So right now we are on page number 2. Here we go. Page number 4. Look at this news. कर्नाटका मैप्स वल्नरेबल ग्रुप. आप ये देखो, यहाँ पे भी मैप का इस्तेमाल हुआ है. अभी हम लोग क्या मैप कर रहे थे? इंडिया क्या मैप कर रहा था? चाइना का इकोनॉमिक प्रेजेंस कहाँ कहाँ है इंडिया में. ठीक है ना, उसको मतलब पिक्चर पे ले आ रहे थे. अभी कर्नाटका किसको मैप कर रहा है? वल्नरेबल ग्रुप्स को. वैसे ग्रुप्स जो वल्नरेबल हैं, जैसे मान लो ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, तो समाज में ज़्यादा वल्नरेबल वो हो गए. ठीक है ना. तो उस तरह के ग्रुप्स को कर्नाटका क्या कर रहा है? मैप कर रहा है. किस एरिया में कितने हैं, क्या इनका स्टेटस है, ये सारा चीज़. इसके करने से क्या फ़ायदा होगा? प्रोग्राम्स बनाने में, प्रोजेक्ट्स लाने में क्लैरिटी रहेगा. ओके, सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज, प्रोबेबली पेज नंबर 6. ओके,
यस, 100 days ऑफ स्पोर्ट कोविड 19 का ये जो पेज है, जो स्पेशली डेडिकेटेड पेज है, इस पे आज हम लोग स्पोर्ट्स और कोविड का जो इम्पैक्ट हुआ है उसके ऊपर इट इज़ डिस्कसिंग दैट टॉपिक। विल स्पोर्ट लर्न टू को एग्जिस्ट विद द वायरस? आई डोंट थिंक इसमें आपको कुछ समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या स्पोर्ट ये सीख पाएगा कि वायरस के साथ 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 रह सके? और ये देखो, द पेंडेमिक ब्रॉट स्पोर्ट टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। आप ये देखो, हॉल्ट पे तो ले आया स्पोर्ट को, ये तो आप समझ गए कि स्पोर्ट रुक गया। कैसा हॉल्ट? ग्राइंडिंग हॉल्ट। ग्राइंडिंग हॉल्ट मतलब एकदम ही ठप पड़ गया। आप ये वर्ड देख लो, ग्राइंडिंग हॉल्ट के पीछे लगा है। एग्जाम बिल्कुल क्लोज टेस्ट में यही मिसिंग होगा। द तो ग्राइंडिंग हॉल्ट ही होता है हमेशा, मतलब एकदम ठप पड़ गया। नाउ एथलीट्स आर स्लोली रिटर्निंग टू द अरेना। अरेना का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ, स्टेडियम्स, एम्पी थिएटर्स, दिस आर कॉल्ड अरेनाज। बट स्टैंड्स रिमेन एम्प्टी, न्यू रूल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड टिकट सेल्स आर डाउन। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कुछ बताना होगा। ओके इसी पेपर पे एक छोटा सा आर्टिकल है जो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि एक्चुअली व्हाट चेंजेस कोविड हैज़ ब्रॉट इन द स्पोर्ट्स फील्ड। रेजिंग द वर्चुअल बार को रेज कर रहा है। आपको रेजिंग द बार मैं बता चुका हूँ, जब आप किसी भी चीज़ में बोलते हैं रेजिंग द बार, इसका मतलब आप स्टैंडर्ड्स उठा दे रहे हैं। पहले मान लो अगर 60 मार्क्स कट ऑफ होता था और अभी 72 है, तो द बार हैज़ बिन रेज्ड, बार को रेज कर दिया गया है। तो किसी भी चीज़ में जब स्टैंडर्ड बढ़ जाता है तो बार रेज हो जाता है। प्लीज़ राइट इट डाउन। व्हेन डैनिश सुपरलीगा resumed in empty stadiums on May 28, teams not just competed for points on the field, they also ensured new innovative experiences for their fans. जब ये चैंपियनशिप हो रहा था डैनिश सुपर लीग, तो द टीम्स नॉट ओनली कॉम्पीटेड फॉर द ट्रॉफी और द मैच, दे ऑल्सो यूज्ड न्यू इनोवेटिव एक्सपीरियंसेस फॉर देयर फैंस। मतलब कि उन्होंने अपने फैंस के लिए, जैसे अभी तो मैच हो नहीं रहा है स्टेडियम्स में, तो फैंस को कुछ इनोवेटिव एक्सपीरियंस दिया। क्या क्या इनोवेटिव एक्सपीरियंस दिया, कैसे दिया? लेट अस सी। व्हाइल लीग लीडर्स एफसी मिडजिलैंड गेव सम 2000 सपोर्टर्स अ ड्राइव इन एक्सपीरियंस। ये एक 2000 सपोर्टर्स को ड्राइव इन एक्सपीरियंस दिया इन्होंने। वेयर दे वॉच द गेम्स फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ देयर कार्स पार्क्ड आउटसाइड। मतलब देखो, आप मैच तो भले ही स्टेडियम में ले जाके ना देख सको, लेकिन आप घर से निकले, कार में गए स्टेडियम तक, ये भी एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। वहाँ बैठे, वहाँ मैच देखे, एंड देन यू कम बैक टू होम। तो इस तरह का एक्सपीरियंस दिया। और कहता है कि टाइटल कंटेंडर्स एजीएफ आरहस रेज द बार। देखो, इसने रेज किया बार को बाय डिस्प्लेइंग द फेसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैन ऑन 3 जाइंट स्क्रीन्स, होस्टिंग देम ऑन लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर जूम। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ फैंस को क्या किया इसने, जो जूम पे ऑनलाइन थे उन लोगों को जाइंट स्क्रीन पे दिखाया। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। आप अपने घर बैठे हो जूम पे और आप सोचो कि जाइंट स्क्रीन पे आपको देखा जा रहा है। सो दिस टाइप ऑफ इनोवेटिव मेजर्स दे आर टेकिंग। लेट मी गो टू द एडिटोरियल पेज नाउ। ओके So the first headline says providing work to migrants. Now look guys, this has become a very major problem for for our society nowadays because of the COVID pandemic. Thousands and thousands, probably lesser in number, millions of migrants have come home. Now they need work. इस बारे में बात हो रही है। GKRA कैन गिव रिलीफ बट मोर नीड्स टू बी डन। हमने इस लाइन को कल भी डिस्कस किया था। मोर नीड्स टू बी डन मतलब और भी किया जाना जरूरी है। GKRA रिलीफ दे सकता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज GKRA। ये कहता है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। मोदी जी ने कोई अभियान चलाया होगा, द इंडियन। और दूसरा, हम लोग इंडिया और चाइना का जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है, ये जो क्लैश चल रहा है, इसके बारे में न्यूज़ पढ़ते हैं। क्या लिखा है? हाउ द गलवान वैली ट्रेजेडी कैन ट्रांसफॉर्म हिमालयन जियो पॉलिटिक्स। अब आप इस वर्ड पे गौर करो, जियो पॉलिटिक्स। गाइज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द जियोग्राफी, ये तो आपको पता ही है। एंड पॉलिटिक्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू जियोग्राफी। सो ये जो हिमालयन जियो पॉलिटिक्स है, द पॉलिटिक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जिनके बीच में हिमालय शेयर हो रहा है। सो गलवान वैली का जो ट्रेजेडी है, ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है किस चीज़ को? हिमालयन जियो पॉलिटिक्स को।
लद्दाख विल बी की इन द न्यू ग्रेट गेम। अब ये जो नया ग्रेट गेम चलेगा इसमें लद्दाख क्या रहेगा, विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। री इमेजिन इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओरिएंटेशन। ठीक है, इसका एक्सटर्नल और इंटरनल जो ओरिएंटेशन है, जो मानसिकता है, उसको जो एक पैटर्न है उसको री इमेजिन करने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब आप लद्दाख को बस अब ऐसे ही एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी है ये बोल के आप नहीं छोड़ सकते हैं, आप उसको री इमेजिन करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा सोचेंगे आप। नाउ लुक एट दिस हेडलाइन। ये हेडलाइन क्या कहता है, रेस्ट्रिक्टिंग चाइनीज़ इम्पोर्ट्स विल नॉट बी ईजी। अभी ये जो चाइना के साथ हमारा क्लैश हुआ है, कीपिंग दिस इन व्यू देयर इज़ अ लॉट ऑफ आउटरेज। लोग क्या बोल रहे हैं कि वी विल बॉयकॉट चाइनीज गुड्स एंड वी विल नॉट यूज़ चाइनीज गुड्स एंड ABC। तो चाइनीज़ इम्पोर्ट्स को रोकना, उनको रेस्ट्रिक्ट करना आसान नहीं होगा। और उसके नीचे, उसके ऊपर देखो ये वर्ड क्या लिखा है, टाइट रोप। टाइट रोप का मतलब होता है अ वेरी, एक बहुत ही मुश्किल भरा काम। ठीक है ना, आप देखते हैं वो जो टाइट रोप्स पे चलते हैं ऊपर, वो कितना मुश्किल काम है। तो अगर आप जब कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें थोड़ी सी भी चूक हुई तो बड़ा खतरा हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइट रोप। इंडिया could revoke the most favored nation status to Pakistan but may not be able to do so with China। मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है इंडिया चाइना के साथ रिवोक कर पाया था, पाकिस्तान के साथ सॉरी, लेकिन चाइना के साथ शायद ऐसा ना कर पाए। तो अगर आप ये आर्टिकल पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या है, कैसे हम उसको मुकाबला कर सकते हैं। एंड आई हैव कम अक्रॉस अ वेरी वेरी फैंटास्टिक कार्टून। सी दिस गाय इज टॉकिंग ऑन द फोन, ही बॉर्डर टॉक्स चल रहा है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं बॉर्डर टॉक्स, ये फ़ोन पे बॉर्डर टॉक कर रहे हैं और यहाँ पे सामने वाला आदमी, द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्डिंग व्हाट इज सेइंग, व्हाट बॉर्डर, कैसा बॉर्डर, लुक अराउंड यू आर ऑलरेडी इन्वेडेड। अपने चारों तरफ देखो, तुम पहले से ही घुसपैठ हो चुका, यू आर ऑलरेडी इन्वेडेड। तो आप देखेंगे जब इस फोटो में, तो इवन द आइडल्स ऑफ गणेशा, लुक हियर, जो गणेश की मूर्ति है वो भी मेड इन चाइना है, जो टीवी है, फ्रिज है, एवरीथिंग इज़ मेड इन चाइना। सो गाइज इट्स हाई टाइम, now we need to look beyond China, and beyond China, why do we look for any other country, we should look at ourselves। Look at this news, India must be more assertive at UNSC United Nations Security Council। कह रहा है इंडिया को और भी ज़्यादा assertive होना चाहिए। एंड ऑल माई स्टूडेंट्स नो कि assert का मतलब क्या होता है। assert का मतलब और जोर देकर अपनी बात कहनी चाहिए वहाँ पे। ओके, एंड फ्रेंड्स, now comes the most important and interesting thing which I wanted to discuss in today's video, and on this, okay, now we already know that this column is the editor's pick. The editor has picked a book for you. Which book is it? For India China, the importance of 1967। 1967 का इम्पोर्टेंस क्या है? अगर आप बुक का पिक्चर देखो तो इस पर लिखा है वाटर शेड 1967, इंडियाज़ फॉरगेटन विक्ट्री ओवर चाइना। वाटर शेड मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी मोमेंट वाटर शेड कब होता है, जब उससे लोगों का नज़रिया बदल जाए। चाइना ने 1961 में इंडिया को हराया था। 1967 में द राइटर ऑफ द बुक सेज दैट वी वन, एंड दैट वाज अ वाटर शेड मोमेंट फॉर द एंटायर नेशन एंड द इंडियन आर्मी, कि हाँ हम चाइना को हरा सकते हैं। जब इस तरह की चीज़ हो जिससे लोगों की मानसिकता बदल जाए, पुराना पैटर्न बदल जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर शेड मोमेंट। प्लीज़ राइट इट डाउन, वाटर शेड मोमेंट। नाउ लेट मी गो अहेड एंड लेट मी सी व्हाट दिस स्मॉल आर्टिकल सेज। On June 15, the India-China border witnessed bloodshed for the first time since 1975। देखो अब bloodshed कब होता है? जब किसी भी घटना में खून गिर जाए, लोगों की मौत हो, ठीक है ना, तो उसको bloodshed कहते हैं। तो जून 15 पे इंडिया चाइना बॉर्डर 1975 के बाद पहली बार bloodshed को विटनेस किया। When the People's Liberation Army reneged, okay, look at this word, reneged। When the People's Liberation Army reneged on the understanding to disengage,
ये जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों देशों के बीच में डिसएंगेज करने का, एक दूसरे को इंगेज मत करो, एक दूसरे को लड़ाई में इंगेज मत करो, डिसएंगेज रखो, उस अंडरस्टैंडिंग को पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने क्या किया, रिनेजेड कर दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है इस वर्ड का मतलब क्या है, उस अग्रीमेंट को तोड़ दिया इन लोगों ने। प्लीज़ आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस वर्ड टू यू, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि कैसे आपको मतलब निकालना है, एंड प्लीज़ लुक फॉर इट इन द डिक्शनरी। एंड उन्होंने उस एंगेजमेंट को तोड़ दिया एंड ब्रूटली अटैक्ड इंडियन आर्मी पर्सनल। लुक एट दिस वर्ड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज इट। The incident has triggered a speculation about a possible escalation of the armed conflict and brought back the ghosts of the 1962 war. Look how the sentence has been crafted. इंसिडेंट ने स्पेकुलेशन को ट्रिगर किया, लोग तरह तरह के अंदाज़ा लगाने लगे, और किस चीज़ का अंदाज़ा, कि एक पॉसिबल एस्केलेशन हो जाएगा। ठीक है ना, एक पॉसिबल एस्केलेशन हो जाएगा मतलब बात बढ़ सकती है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो सकता है, और 1962 के वार के भूतों को, घोस्ट को जिंदा कर दिया। जब भी कोई इंसिडेंट आपको बैड मेमोरीज लाती है तो उसको ऐसे ही लिखते हैं, ब्रिंगिंग बैक द घोस्ट ऑफ दैट इंसिडेंट। बट व्हाट मे बी एज रेलिवेंट एज 1962 इज 1967। देखो, एज रेलिवेंट एज, लेकिन आज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट जितना 1962 है, उतना ही और क्या है, 1967। दिस वीक वी रिकमेंड प्रबल दास गुप्ताज वाटरशेड 1967 इंडियाज फॉरगेटन विक्ट्री ओवर चाइना। ये बुक ये रेकमेंड कर रहे हैं। द बुक डॉक्यूमेंट्स द बैटल एट नाथुला एंड चोला एट द सिक्किम बॉर्डर। आपको पता है ये दोनों पासेज, नाथुला और चोला, ये दोनों सिक्किम बॉर्डर पे हैं इंडिया के साथ, एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट अ पास इज। तो इन दोनों बैटल्स के बारे में ये बात करता है, वेयर इंडिया डिफाइंग ऑल ऑड्स, लुक एट दिस, सारी विपत्तियों, सारी मुश्किलों के बावजूद, सारे उल्टे सिचुएशंस के बावजूद, डिफाइंग ऑल ऑड्स, ट्रिम्फ्ड, जीता, विजय प्राप्त किया। एन आर्मी वेटरन, वेटरन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जो रिटायर हो गए हैं आर्मी से, जिनको आर्मी में पूरा एक्सपीरियंस रहा है। दासगुप्ता केयरफुली क्रॉनिकल्स बोथ द broader geopolitical situation, the local triggers and the military contours of the conflict and its consequences in shaping Chinese behavior. Look at this. कितना बढ़िया लाइन लिखा है। एन आर्मी, दासगुप्ता केयरफुली क्रॉनिकल कर रहे हैं। देखो, जब आप पुरानी चीज़ों को एक जगह पे संग्रह करते हो, किसी भी चीज़ को जब आप संग्रह करते हो तो आप क्रॉनिकल कर रहे हो। ठीक है ना, तो हर घटना को क्रमवार तरीके से जब आप लिखते हो इन ए सीरीज़, तो आप उसको क्रॉनिकल कर रहे हो। तो क्रॉनिकल क्या होता है, नाउन भी होता है, एक मैगजीन या बुक जिसमें कोई चीज़ क्रॉनिकल किया गया है, और जब आप क्रॉनिकल एक वर्ब भी होता है, क्रॉनिकल करने का मतलब पॉइंट वाइज लिखना। दासगुप्ता केयरफुली क्रॉनिकल्स बोथ द ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। इन्होंने क्या क्या क्रॉनिकल किया है कि मोटा मोटी तौर पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसा था, द लोकल ट्रिगर्स, लोकल क्या मैटर रहा, कैसे ट्रिगर हुआ, ठीक है ना, कैसे ट्रिगर हुआ वो वॉर, एंड द मिलिट्री कंटूअर्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट, इट इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का बाहरी रूपरेखा क्या रहा, मिलिट्री कंटूअर्स क्या रहा, सैन्य रूपरेखा क्या रही, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके नतीजे, इसके परिणाम किस चीज़ में, चाइना का बिहेवियर को शेप करने में, मतलब आज जैसा चाइना का बिहेवियर है उस तरह का लाने में। A lot has changed since both 1962 and 1967. The world is not the same. The mode of warfare has changed. अब आप ये वर्ड देखो, warfare. Warfare मतलब the way of fighting a war. The mode of warfare has changed, but the rivalry between India and China has persisted. वारफेयर का तो तरीका बदल चुका है, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में जो राइवलरी है वो क्या कर रहा है, परसिस्ट कर रहा है, मतलब अभी भी प्रेजेंट है। वाटरशेड 1967 इज़ अ रिमाइंडर ऑफ इंडियाज स्ट्रेंथ्स इन दिस कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में, इस मुकाबले में इंडिया का क्या स्ट्रेंथ है उसी का रिमाइंडर है वाटरशेड 1967। नाउ इफ़ यू वांट यू कैन गो अहेड ऑन गूगल, यू कैन लुक फॉर 1967 war, you can read about the heroic efforts of the Indian Army. All right, so on this good note, the 1967 victory note, I will end this session. Okay, and please do give your feedbacks in the comment box. I say every day, so I will just stop it here.